प्यारे बच्चों, 10-1 के हिंदी विषय की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता हिंदी। बच्चों, आज हम अंतराल भाग 1 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अंतराल भाग 1 के पहले 2 पाठ हैं अंडे के छिलके और हिमालय के अमर आराधक 1। बच्चों, हिमालय के अमर आराधक 1 के अंतर्गत निकोलस रोरिक से संबंधित 2 छोटे-छोटे लेख हैं। एक प्रयाग शुक्ल का लेख है और दूसरा डॉक्टर अलेना आदमकोवा का लेख है। तो आज की कक्षा में हम इन्हीं 2 पाठों का पुनरावलोकन करेंगे और इस कक्षा के अंत में आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से आत्म परीक्षण के लिए एक कार्यपत्रक दिया जाएगा और उसके आधार पर आप अपना परीक्षण आत्मावलोकन कर पाएंगे। बच्चों, आपके लिए अंतराल में पहला पाठ है अंडे के छिलके। यह एक एकांकी है जिसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। इस एकांकी का पात्र परिचय जान लेते हैं। एकांकी में एक वृद्धा अम्मा का परिवार चित्रित किया गया है। अम्मा का नाम जमुना है। उसके 3 बेटे हैं, माधव, गोपाल और श्याम। माधव सबसे बड़ा बेटा है। उसकी पत्नी है राधा। राधा एक कुशल गृहिणी है, संस्कारी है, व्यवहार कुशल है। वह चोरी छिपे चंद्रकांता संतति उपन्यास पढ़ती रहती है। जबकि मझले बेटे गोपाल की पत्नी वीना है। इस प्रकार वीना राधा की देवरानी है और गोपाल के अनुसार वह एक उपन्यास पढ़ती रहती है, सन्स एंड लवर्स। और तीसरा जो सबसे छोटा बेटा है वह अभी अविवाहित है। उसका नाम है श्याम। मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों को बड़ी सूक्ष्मता के साथ उभारा है। सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं। वीना, गोपाल, राधा और श्याम अम्मा से छिपकर अंडे खाते हैं। गोपाल सिगरेट पीता है। यहां तक कि अम्मा भी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा करती है। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता और आत्मीयता ये पूरी एकांकी में झलकती है। बच्चों, एकांकी का उद्देश्य क्या है? एकांकीकार के अनुसार आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करना, यह इस एकांकी का एक उद्देश्य है। इसी प्रकार यह एकांकी परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को उभारती है। इस एकांकी के द्वारा विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया है कि वे अपने जीवन में बनावटीपन को नहीं, यथार्थ को, वास्तविकता को महत्व दें। इस एकांकी का एक उद्देश्य यह भी है कि परिवार में एकता और आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त धूम्रपान जैसी बुराइयों के प्रति जागरूक करना भी इस एकांकी का एक उद्देश्य है। बच्चों, इस एकांकी की मुख्य घटनाएं, मुख्य बिंदु, उन पर अगर हम विचार करें तो सबसे पहले अपनी भाभी के कमरे में श्याम जैसे ही प्रविष्ट होता है उसको परायेपन का एहसास होता है, क्योंकि भाभी के घर में आते ही भाई गोपाल के कमरे का नक्शा ही बदल गया है। भाभी ने कमरे की हर चीज व्यवस्थित करके रख दी है। भाभी के घर में आने से पहले जूतों को छोड़कर अन्य सभी चीजें चारपाई पर पड़ी रहती थी। ऐसा लगता है सारे कमरे की सरकार ही बदल गई है। और अम्मा की जो तस्वीर एकांकी के शुरू में उभरती है, अंत में वह बिल्कुल बदल जाती है। पहले वह कठोर और रूढ़िवादी नजर आती है, जो अपनी मान्यताओं को सर्वोपरि मानती है, पुरानी मान्यता को घर पर थोपना चाहती है। वह पूजा पाठ और भक्ति से जुड़ी हुई है। अंडा, सिगरेट, शराब आदि को अपने घर में कभी नहीं लाना चाहती। लेकिन अंत में जब बड़े भाई माधव के साथ सभी नई पीढ़ी के सदस्यों की बात होती है तो सभी को मालूम होता है कि वह उन सभी के द्वारा किए गए कार्यों को पहले से जानती है। वह अंडे का हलवा घर में बनना और सिगरेट पीना आदि सब कुछ
पहले से जानती है, किंतु घर के सदस्यों के बीच सहयोग और प्यार बना रहे इसलिए वह किसी को टोकती नहीं है। इस संवाद के बाद अम्मा का स्नेहमयी, ममतामयी और सभी सदस्यों को एकजुट रखने वाली विवेकशील महिला का रूप उभर कर सामने आता है। बच्चों, इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि इस एकांकी के माध्यम से मोहन राकेश ने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच तालमेल ठीक रहने से परिवार संतुलित रहता है, अन्यथा परिवार में असंतोष का भाव जागृत होता है। पाठ के सभी पात्र एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए नई और पुरानी पीढ़ी के बीच सामंजस्य बैठा कर कार्य करते हैं। कोई भी दुखी ना हो इसका ख्याल रखते हैं। सभी अपने शौक पूरा करते हैं, किंतु एक दूसरे से छुपाकर। अम्मा पुरानी पीढ़ी की होते हुए भी परिवार के सभी सदस्यों के रहस्यों को जानती है, फिर भी वह अपने मन से कभी उद्घाटित नहीं करती और ना ही किसी पर क्रोध करती है। इस एकांकी के माध्यम से बच्चों, लेखक ने परिवार के बीच सामंजस्य और सम्मान की भावना को उद्घाटित करते हुए परिवार को ठीक प्रकार से चलाने का मूल मंत्र दिया है। तो बच्चों, यह तो था अंडे के छिलके पाठ का पुनरावलोकन। आओ अब दूसरा पाठ देखते हैं। बच्चों, हमारे लिए पाठ्यक्रम में दूसरा पाठ है हिमालय के अमर आराधक 1, और इसके अंतर्गत हमें दो छोटे छोटे लेख दिए गए हैं। दोनों निकोलस रोरिक से संबंधित हैं। पहला जो लेख है वह प्रयाग शुक्ल का है, निकोलस रोरिक हिमालय की आत्मा के शिल्पकार, और दूसरा लेख डॉक्टर अलेना आदामाकोवा का है, भारतीय संस्कृति एवं कलाओं के आराधक निकोलस रोरिक। इन दोनों पाठों का जो पुनरावलोकन है, सार रूप में इसको एक बार जान लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले निकोलस रोरिक के जीवन पर दृष्टिपात करें तो निकोलस रोरिक रूस देश के रहने वाले थे। उनके पिता सेंट पीटर्सबर्ग के प्रसिद्ध वकील थे। उनका नाम था कॉन्स्टेंटिन रोरिक। रोरिक का जन्म 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था, जबकि उनका देहांत 13 दिसंबर 1947 को हुआ। बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के बाद उनके दो बेटे थे, एक जॉर्ज और दूसरा स्वेतोस्लाव। जॉर्ज प्रसिद्ध प्राच्यविद थे, जबकि स्वेतोस्लाव कला समीक्षक और चित्रकार थे। बच्चों, रोरिक 1916 से 1918 तक फिनलैंड में रहे। वे 1920 में अमेरिका गए। रोरिक ने न्यूयॉर्क में मास्टर भवन नामक एक 24 मंजिले कला स्मारक का उद्घाटन किया था। 1923 में वे मुंबई पहुंचे। बाद में उन्होंने कुल्लू के निकट नग्गर को अपनी कला साधना की स्थली बनाया। 1942 में नेहरू जी भी उनसे मिलने नग्गर आए थे। नगर में ही रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है। बच्चों, उनके जीवन पर एक दृष्टिपात करने के बाद उनका क्या योगदान रहा विभिन्न क्षेत्रों में, इसको भी जान लेते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में रोरिक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। उन्होंने 7000 से अधिक चित्र बनाए हैं। उनकी चित्रकला की मूल प्रेरणा पहाड़ हैं, और निकोलस ने भारत आने से पूर्व अपने पीटर्सबर्ग वाले घर में कंचनजंगा पर्वत का चित्र देखा था, जिसने उन्हें आकर्षित किया। उनकी लिखी अनेक पुस्तकों में से एशिया का हृदय ये पुस्तक भी एक है। बच्चों, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रोरिक पैक्ट है। उन्होंने एक संधि पत्र तैयार किया। इसके अनुसार युद्ध और अशांति के समय विरोधी देश के सांस्कृतिक स्मारकों, पुस्तकालयों और कलाकृतियों को निशाना नहीं बनाया जाता। यानी पहले जो युद्ध और अशांति के समय विरोधी देश के स्मारक नष्ट कर दिए जाते थे, पुस्तकालय और कलाकृतियां नष्ट कर दी जाती थी, अब इस पैक्ट के तहत, इस संधि के तहत उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संधि को रोरिक पैक्ट कहा जाता है। सन 1935 में 21 राष्ट्रों ने रोरिक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
इसके अतिरिक्त उन्होंने एक शांति ध्वज का निर्माण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है उनका शांति ध्वज। इस शांति ध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड उसका श्वेत है, और उस पर एक बड़ा लाल रंग का वृत्त है, और उस वृत्त में 3 गोलाकार बिंदु बने हुए हैं। निकोलस के अनुसार इन 3 बिंदुओं का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य, और इनका एक और अर्थ भी माना गया है, धर्म, विज्ञान और कला। धर्म, विज्ञान और कला, ये 3 बिंदु हैं। इस ध्वज को सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने फहराया था। बच्चों, रोरिक जैसे महान व्यक्तित्व के बारे में, उनकी कला के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, रोरिक की कला को रंगों के द्वारा ही समझा जा सकता है, शब्दों के द्वारा नहीं। तो बच्चों, आज के पाठ में इतना ही। ये दोनों पाठों का पुनरावलोकन हमने किया। इस पाठ के अंत में आपको एक लिंक के द्वारा गूगल फॉर्म शेयर किया गया है। उस फॉर्म के माध्यम से आप आत्म परीक्षण करें, आत्मावलोकन करें। वहां पर आपको अंक भी मिलेंगे और आप जानें कि आपने इन दोनों पाठों को कितना समझा और इन दोनों पाठों के बारे में आपकी तैयारी कितनी है। जय हिंद, धन्यवाद।